हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये फाइनल पार्ट होने वाला है। आज हम लोग करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट सेक्शन में कवर कर लिया था, बट ये स्पेसिफिक फंक्शन है जो आज कवर करेंगे, और फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। आज जितने भी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो मोस्टली मैं स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँगा, बिकॉज जितना आप वो स्टोरी फॉर्म रिटेन कर पाओगे ना, उतना आपके लिए आसान होगा चीज़ें समझना और उसको लिख पाना एग्जाम में। अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन। तो देखो, कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि एक बैलेंस क्रिएट करना, एक तालमेल क्रिएट करना लोगों के बीच में, ताकि जो भी काम हमने लिया है वो काम आसानी से हो सके। अब इसको समझाने के लिए एक अच्छी लेजेंडरी रियल स्टोरी बताता हूँ। 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमारे साइंस टीचर थे। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने बोला कि अब से हम नहीं पढ़ाएंगे, आप लोग एक चैप्टर का स्पेसिफिक पार्ट पढ़ाओगे। तो हम लोगों ने, मैं और मेरे 2 दोस्तों ने चूज़ किया था ह्यूमन आई करके। तो जिस दिन हमारा प्रेज़ेंटेशन था, उस दिन हमारा फर्स्ट लेक्चर पीई का था। तो हमने हमारे सर को रिक्वेस्ट किया कि सर, हमको प्रेज़ेंटेशन देना है, सब कुछ है, तो हमको ये लेक्चर फ्री चाहिए, हमको प्रेज़ेंटेशन के लिए टाइम चाहिए। बोला ठीक है। तो हम 3 लोग क्लास के अंदर अकेले, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि प्रेज़ेंटेशन ह्यूमन आई का करना है ना, तो हमारी साइंस लैब के अंदर अलग-अलग मॉडल्स पड़े होते थे। तो मैं वहाँ से ह्यूमन आई का मॉडल लेके आया और हमने 20 मिनट के अंदर प्रिपरेशन पूरी कर ली, बिकॉज़ हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। बहुत टाइम से प्रिपेयर करते हुए आ रहे थे। अब लेक्चर 45 मिनट्स का है, 20 मिनट्स में काम खत्म हो गया, 25 मिनट काम बाकी। हम लोग हो रहे थे बोर, ना कि अब क्या करें? तो एक अच्छा आइडिया आया। हमने सोचा क्यों ना हम कैच-कैच खेलें। तो हम लोग ह्यूमन आई, इतना बड़ा वो मॉडल था, हम लोग कैच-कैच कर रहे हैं। अब बॉयज़ के ग्रुप में सबको मालूम होगा कि एक इंसान भागता है हमें। अब वो मेरा दोस्त बाफन यहाँ आ रहा, उसने जैसे हमने उसको फेंका, कैच करने गया, छूटा डायरेक्ट नीचे। ह्यूमन आई के मॉडल के 8 टुकड़े हो गए, अलग-अलग। अब हम लोग डर गए। अब हमको अब हमको ऐसा था कि अब हमको हमारी क्या कंडीशन होने वाली है। हमारे दिमाग में मूवी चलना स्टार्ट है कि अब प्रिंसिपल के केबिन में जाएँगे, वहाँ सुताई होगी, घर पे जाएँगे डबल मार पड़ेगी। फिर हम लोग फ़ील कर रहे थे कि यहाँ निशान होगा, पीछे निशान होगा। हमने सब विजुअलाइज़ कर लिया वो 2 मिनट के अंदर, और फिर खुद फ़ील कर लिया। अब हमने बोला कि नहीं भई, ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए। तो हमने एक सॉल्यूशन किया कि हमने सोचा कि चलो, अब टूट गया तो कोई नहीं, अब इसको रिपेयर कर देते हैं। तो उस टाइम पे हम लोगों ने प्लान किया। मैं फटाफट सबसे पहले तो गया हमारे ड्राइंग रूम के अंदर और ग्लू लेके आया, और ग्लू भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल था। पता नहीं सर रखा भी क्यों था, बहुत कम ग्लू अवेलेबल। हमने प्लान किया कि मैं दरवाज़े पे खड़ा रहूँगा और मैं देखता रहूँगा कि कोई भी टीचर या कोई दूसरा स्टूडेंट आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो तुरंत मैं सिग्नल दूँगा कि, और जैसे ही सिग्नल दूँ वैसे उनको एक्टिंग करनी कि वो पढ़ा रहे हैं कुछ। और बाकी मेरे 2 दोस्त, उसमें से एक दोस्त वो कार्डबोर्ड के बॉक्स पे देखेगा कि भाई कैसा दिया हुआ है आई का स्ट्रक्चर, और दूसरा वाला चिपकाएगा। तो ऐसा हुआ, 5-10 मिनट हुई, उन लोगों ने काम खत्म कर लिया। अब मेरे को दिखाया उन लोगों ने कि भाई हमने देखो ऐसा बना दिया। अब मैं देख के एकदम हैरान हो गया था। मैं बोला कि क्या ज़बरदस्त काम किया है। मतलब ह्यूमन आई है कि क्रोकोडाइल की आई है। बिकॉज़ जैसे हमारे ह्यूमन आई के अंदर सर्कल पार्ट होता है ना, कॉर्निया का पूरा ब्लैक कलर का सर्कल, उन लोगों ने रेक्टेंगल बनाया था उसके अंदर। इसलिए लेजेंड थे वो लोग। तो अब वापस, अच्छा वो सूखा नहीं था, वापस करेक्शन किया, प्रॉपर हमने आई का स्ट्रक्चर बनाया, बॉक्स में शांति से रखा उसको, और चुपचाप साइंस लैब लेके गए। हमारी हाइट अच्छी है तो हम लोगों ने क्या किया, अलमारी के ऊपर सबसे पीछे वो ह्यूमन आई के मॉडल को रख दिया, छुपा कर, और चुपचाप क्लास में आके बैठ गए। एकदम शांत इनोसेंट बच्चों की तरह कि भाई हम तो, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम एकदम नेक हैं। प्रेज़ेंटेशन की बारी आई, टीचर ने बुलाया कि चलो प्रेज़ेंटेशन दो, प्रेज़ेंटेशन देना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि जाओ, ऐसा मॉडल पड़ा है ह्यूमन आई का, लेके आओ। हमने बोला कि नहीं, अवेलेबल नहीं है। फिर आगे स्टोरी और भी थी, पर अभी के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए इतनी स्टोरी सफिशिएंट। अब स्टोरी के अंदर देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों का एक गोल था, खेलने के बाद का एक गोल कि भाई हमको पकड़ा नहीं जाना, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर प्लानिंग किया। प्लानिंग करने के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग किया। ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया? काम डिवाइड कर लिया कि भाई तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। फिर जो हमारे 2 दोस्त थे उसमें से एक दोस्त डायरेक्शन ले रहा था कि भाई कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसा कुछ दिख रहा है, और वो काम ऐसे कर रहा था। डायरेक्शन दे दिया, काम पूरा हो गया, एंड में हमने किया कंट्रोलिंग। चेक किया कि भाई एक्चुअल में जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है कार्डबोर्ड के ऊपर वो, और जो हमारा एक्चुअल बना है वो, क्या दोनों के दोनों सेम है? अगर नहीं है तो कहाँ डेविएशन है, उसको करेक्शन किया हमने।
कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाना, एक बैलेंस क्रिएट करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू करना। जैसे हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई थी उस टाइम पे। जैसे ही वो गिरा फिर जो हमने बोलना चालू किया है, अनशन जो हमने गालियाँ दी एक-दूसरे को, उसके बाद जो जो ह्यूमन आई के अंदर जो रेक्टेंगल शेप देखने को मिला कॉर्निया पे, उसके बाद जो उसने सुना है हमारे से, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, कोऑपरेशन था। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो और जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, वो धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप करते हो, ध्यान रखते हो, चेक करते हो कि भई जो भी काम हो रहा है, वो ढंग से हो रहा है कि नहीं? और कोई भी डुप्लीकेशन ना हो काम का और कोई भी काम इनकम्प्लीट ना रह जाए। जितने भी पीसेस सबके सब अरेंज हो चुके थे। तो ये है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन की डेफिनिशन देख टू प्रोवा टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम खत्म हुआ था, पूरी ह्यूमन आई जुड़ गई है, विदाउट एनी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड मेंटेन हार्मनी अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। हमारे तो 2 ही डिपार्टमेंट थे। एक दरवाजे के बाहर देखने वाला और एक रिपेयरिंग डिपार्ट, उसमें भी हार्मनी थी। सिग्नल हुआ तो तुरंत काम छोड़ के टीचिंग चालू। विदाउट एनी डुप्लीकेशन, ये इंडस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो भी आपको काम दिया गया है, जैसे 2 पार्टी को अलग-अलग काम दिया गया है, मेक श्योर के जो भी काम दिया गया है वो अलग-अलग काम, दोनों-दोनों सेम काम ना कर रहे हैं। ये है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देख, इट वर्क्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है। प्लानिंग टू कंट्रोलिंग, सारा का सारा काम कोऑर्डिनेशन के थ्रू हुआ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा था। सिग्नल्स दे दे के हमने काम किया था, भले गालियाँ भी दी पर काम अच्छा हुआ था। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जब हम खुद की इच्छा से काम करते हैं। देखो हम तीनों को खुद की इच्छा से काम करना पड़ा था, क्योंकि नहीं करते तो हम सबको मार पड़ने वाली थी। तो कोऑपरेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो जो ग्लू की बॉटल थी ना, उसमें गिन के 15 से 20 ड्रॉप हों, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जितना था उतने में काम चला ले और लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर 20 से 25 मिनट में सबका सब काम खत्म कर दिया और चुपचाप रख दिया। और सरप्राइजिंग बात ये है कि आज ये इस प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज हो रहा है। अभी तक वो आई मॉडल ऐसे के ऐसे ही हमारे स्कूल में पढ़ा है और किसी को नहीं मालूम कि कायस्तानी हो चुकी है और ये रियल लाइफ स्टोरी है। अब अगर कोई चेक करे हमारे स्कूल के अंदर तो उनको मालूम पड़ेगा कि कायस्तानी हो चुकी थी। और लास्ट, सोल ऑफ मैनेजमेंट, इसको सोल ऑफ मैनेजमेंट बोला गया बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये है कोऑर्डिनेशन, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे विद फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। सबसे फर्स्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग वर्ड के रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शन। मार्केटिंग का मतलब लोग क्या समझते हैं कि भाई जो भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ रही है वो मार्केटिंग है, या फिर सोशल मीडिया पे आप जो भी एड्स देख रहे हो वो मार्केटिंग है। हकीकत तो मार्केटिंग का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको हम प्रमोशन बोलते हैं। मार्केटिंग हकीकत में बहुत बड़ा है, ब्रॉड मीनिंग है उसका। मार्केटिंग का मतलब होता है वैल्यू क्रिएशन। जो भी आपके कस्टमर्स हैं उसके लिए वैल्यू क्रिएट करना, या फिर तो उनकी नीड सेटिस्फाई करना, वांट सेटिस्फाई करना। और उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है पता है? प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। मार्केटिंग का सिंपल मतलब होता है कि एक प्रॉफिटेबल रिलेशन क्रिएट करना विद आर कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर कंज्यूमर का डिफरेंस आगे बताऊँ। इसका अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी के टाइम में सब लोग एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी भी यूज़ करते हो। पर जिन लोगों ने इनिशियली चैट जीपीटी यूज़ किया होगा उनको मालूम हो कि इनिशियली चैट जीपीटी का सिर्फ एक ही काम था कि आपको उसको एक क्वेश्चन पूछो, कोई चीज़ आप उसको पूछो, उसका वो जवाब देती थी। या तो इमेज फॉर्म में आप उसको अपलोड करो तो उसका वो आंसर देती थी। पहले इतना एडवांस नहीं था जीपीटी, फिर एडवांसमेंट आता गया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किया, कोडिंग करना स्टार्ट किया, इमेज क्रिएशन स्टार्ट किया, अब रिपोर्ट्स बना सकता है, डॉक्यूमेंट बना सकता है। तो ये उन्होंने इनोवेशन किया। ये इनोवेशन ऐसे ही नहीं हुआ था। जब चैट चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ ना उसके बाद उनकी जो टीम थी, मार्केटिंग टीम, उन्होंने कंटिन्यूअस पूरे मार्केट में रिसर्च किया कि हमारा मॉडल रिलीज़ तो हो गया, अब हमारे कस्टमर्स को और क्या नीड्स है, उनको और क्या चीज़ें चाहिए जो हमारा चैट जीपीटी का ये मॉडल कर सके। जैसे-जैसे नीड्स आती गई, वैसे-वैसे उन्होंने इनोवेशन करते गए, वैल्यू क्रिएट करते गए, कस्टमर्स की नीड सैटिस्फाई करते गए। जैसे आज मैं एक डिज़ाइनर हूँ, तो मुझे अलग-अलग पैम्पलेट डिज़ाइन करनी पड़ती है। मुझे मेरी क्रिएटिविटी को एडोब के अंदर बनाना पड़ता था, जिसका टाइम कंज्यूमिंग था। मार्केट रिसर्च के अंदर ये चीज़ आई, मैंने उनको बताया कि भई मुझे मेरी ये नीड है। तो उन्होंने एक नया मॉडल बनाया, जहाँ पे इमेज क्रिएट हो सकता है। तो मेरी जो नीड थी उन्होंने वो सैटिस्फाई की, उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाए,
इसको मार्केटिंग नहीं बोलते। और प्रोडक्ट बनाने के बाद तो प्राइस कोटेशन देखिए कि भाई हम लोग कैसे इसका प्राइसिंग करेंगे ताकि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो ले सके, और किस तरीके से हम उनको अवेल करा सकेंगे, हम कैसे प्रमोट करेंगे, ये सब का सब मार्केटिंग का पार्ट। ये मैंने आपको एक पार्ट बताया कि जहाँ पे वांट सेटिस्फाई हो रही है एक्जिस्टिंग कस्टमर्स की। कभी-कभी एक नई डिमांड ही क्रिएट की जाती है मार्केट के अंदर। जैसे आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कैसे एक नई डिमांड क्रिएट की जाती है मार्केट के अंदर, एक वैल्यू शो करके कि आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। जब आईफ़ोन रिलीज़ हुआ, उस टाइम पे एक फ़ोन का दबदबा था मार्केट के अंदर, उसका नाम था ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के फ़ोन, कीपैड फ़ोन जो भी थे, वो मार्केट में बहुत पॉपुलर थे। किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि टच स्क्रीन फ़ोन भी हो सकता है। जब स्टीव जॉब ने टच स्क्रीन फ़ोन पहली बार रिलीज़ किया ना, तो इट वाज़ अ स्टेटस ऑफ मतलब स्टेटस सिंबल था एक टाइप का वो। एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, एक ऐसे प्रीमियम चीज़ थी कि भई ऐसा फ़ोन, कीपैड से एकदम अलग, फंक्शंस एकदम हाई-फाई, सिक्योरिटी टॉप नॉच। तो एक ऐसी वैल्यू क्रिएट की, ज़रूरत नहीं थी मार्केट में। उन्होंने वो डिमांड क्रिएट की, वो वैल्यू क्रिएट की कि भई अगर आप एप्पल ले रहे हो, मतलब आपका स्टेटस यहाँ पर, प्राइवेसी टॉप नॉच, आप एकदम अलग क्लास के लोग हो। अब लोगों ने वो वैल्यू पहचानी और लोगों ने वो वैल्यू परचेज़ करने का ट्राई की और लोगों ने एक्वायर करना स्टार्ट किया धीरे-धीरे करके वो वैल्यू। तो ऐसे नई डिमांड भी क्रिएट करते हैं मार्केटिंग के थ्रू, और फिर रिपीटेड वापस रिसर्च किया उन लोगों ने, क्या नीड्स आ रही है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करते गए। दूसरा एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ इंटरनेट का। इंटरनेट की ज़रूरत हर जगह नहीं थी, सब्ज़ी वाले को नहीं थी, या फिर तो कोई भी रोड पे चलते हुए इंसान को उसकी ज़रूरत नहीं थी। जो भी कॉर्पोरेट हब्स थे, जो भी टेक्नोलॉजी से बिलॉन्ग करते थे लोग, उन लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इंटरनेट की। बट जिस टाइम पे जियो लॉन्च हुआ, तो हर एक के पास इंटरनेट आ गई। नीड नहीं थी, पर नीड क्रिएट कराई गई और अपना नया कस्टमर बेस क्रिएट किया उन लोगों ने। नए कस्टमर्स एक्वायर किए उन लोगों ने, और अब हर एक को वो नीड है। अब हर एक को इंटरनेट के बिना नहीं चल सकता। इंटरनेट हर एक को चाहिए। हर एक को इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, फेसबुक, यूट्यूब इसके ऊपर जाना ज़रूरी। अब एक वो नीड क्रिएट हो गई है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना अब एक नीड हो चुकी है। तो नीड क्रिएशन, इसको मार्केटिंग बोलते हैं। मार्केटिंग का मतलब एक नीड या तो ऑलरेडी मार्केट में है, अब उसको क्रिएट की जा रही है। अगर मार्केट में वो नीड है, तो हम देखेंगे कि हम वो नीड को कैसे कैटर कर सकते हैं, कैसे सैटिस्फाई कर सकते हैं। सैटिस्फाई करने का रास्ता में क्या, थ्रू मार्केट में वो प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे, इस प्राइस कोटेशन पे रखेंगे कि सबके सब कस्टमर उसको ले सके, उसको मार्केटिंग बोलेंगे। आई होप आपको जस्ट मिल गया होगा कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग के 4 मेन पिलर है, इनको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर ही पूरा-पूरा मार्केटिंग टिका हुआ है। सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का पूरा बायोडेटा, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बता दें कि प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, प्रोडक्ट का शेप क्या है, प्रोडक्ट के अपीयरेंस कैसा, दिखने में कैसा है, क्या कलर है, क्या इंग्रीडिएंट्स डले हुए हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस क्या होगी, प्रोडक्ट के बारे में हर एक चीज़ बताना वो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। सेकंड इज़ प्राइस, प्राइस सेट करना, किस प्राइस के ऊपर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, उधार पे अगर हम दे रहे हैं, तो हम कितना पैसा लेंगे? अगर कोई इमीडिएट कैश दे रहा है हमको, तो हम कितना डिस्काउंट देंगे? हमारी सेल्स पॉलिसी क्या होगी? अलग-अलग चीज़ें, तो वो प्राइस में आता है। प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किस चैनल से हम लोग चीज़ों को बेचेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर रिसेंटली मालूम हो तो नाइकी शूज़ की ब्रांड है, जिसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है कि हम लोग अब जितने भी हमारे ऑफ़लाइन स्टोर्स हैं, वो सबके सब हम लोग ऑफ़लाइन हम लोग नहीं बेचेंगे, हम लोग अब सबका सब अपना ऑनलाइन बेचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग, चीज़ों को डायरेक्टली बेचना अपने एंड, तो ये एक चैनल हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्रोडक्ट कैसे मार्केट में अवेलेबल करवाना है। नाइकी ने बोला हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। जैसे दूसरे अगर शू ब्रांड देखें, जैसे एडिडास वगैरह देखें, तो वो क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से एक होलसेलर को बेचता है। फिर वो होलसेलर बड़े बल्क में, जैसे होलसेलर लेगा करीबन 2 लाख शूज़। फिर अलग-अलग रिटेलर्स को बेचेगा ही, रिटेलर्स के पास बेचेगा 10,000 15,000 शूज़, और फिर रिटेलर के पास से आएगा लास्ट में कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। हर एक प्रोडक्ट या फिर तो हर एक बिज़नेस का अलग-अलग चैनल होगा। डिपेंड करता है नेचर के ऊपर और साइज़ ऑफ बिज़नेस। जितना बड़ा बिज़नेस होगा उतनी लंबी चेन होगी, और जितना छोटा बिज़नेस होगा, उतनी छोटी चेन होगी।
उसको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे टेस्ला है और टेस्ला का डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। टेस्ला कोई डीलरशिप प्रोवाइड नहीं करता, टेस्ला खुद मैन्युफैक्चर करता है, खुद के स्टोर से खुद ही बेचता है या तो ऑनलाइन मीडियम में बेचता है। दूसरा एग्जांपल कोई मारुति सुजुकी कोई भी कार ले, मैन्युफैक्चर कहीं और होती है, होलसेलर कोई और होगा, फिर डीलरशिप कोई लेता है और फिर बेचता है। तो आई होप डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आएगा, अलग अलग चैनल्स किसके थ्रू आप बेच सकते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब हम किस तरीके से लोगों को ये हमारा प्रोडक्ट पिच करेंगे। अगर लग्जरियस प्रोडक्ट है तो हम अलग ही चीज़ बताएंगे कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो ये लग्जरी का स्टेटस है। जैसे कोई भी महंगी आप ब्रांड देख लो, जैसे रिसेंटली अभी एक ब्रांड आई थी स्निच करके, उन लोगों ने अपने आप को मिड रेंज किया है कि भाई एक्स्ट्रा प्रीमियम भी नहीं और एकदम खराब भी नहीं, एकदम मीडियम कैटेगरी में। उसके बाद कोई हाई फाई अगर हो तो जैसे गुची है वो प्रीमियम कैटेगरी है, तो उनका एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे ही हो, एकदम प्रीमियम क्वालिटी का, कि प्रीमियम चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप ये चीज़ तो आपकी लाइफस्टाइल इतनी ऊपर की। तो प्रमोशन का मतलब एडवर्टाइज करना अपने प्रोडक्ट को, बताना कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से आपको ये वैल्यू क्रिएट करके दे सकता है। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है, कभी-कभी लोग क्वालिटी भी बताते हैं। जैसे टाटा नमक है, उसके ऐड में कभी भी देखना वो बोलेगा कि भाई हमारे प्रोडक्ट के अंदर आयोडीन है। तो वो क्या बोल रहा है, हमारी क्वालिटी सुपीरियर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, एडवर्टाइज़ करना अपने प्रोडक्ट को, ताकि और लोग परचेज़ कर सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ह्यूमन को कैसे मैनेज करें। ह्यूमन इज़ द ओनली लाइव एसेट जो बिज़नेस में काम करता है। अब इसको मैनेज करना कोई भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं ना, वो सब के सब मैं एक स्टोरी के फॉर्म में समझाने वाला हूँ। अभी देखो मेरा बिज़नेस अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है? अभी बिज़नेस के अंदर मुझे और आगे जाना है तो मैं एक स्पेसिफिक रोल वाले इंसान को लेके आता हूँ और मैंने बाहर मार्केट में पोस्टिंग डाली कि मुझे चाहिए बिज़नेस ऑपरेशन एनालिस्ट। एक ऐसा इंसान जो मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा और लोगों को लेके आएगा मेरे बिज़नेस की तरफ और चेक करेगा कि भाई मेरे बिज़नेस में क्या गलत हो रहा है, जिसकी वजह से मैं और ग्रो नहीं कर पा रहा। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि भाई मेरा बिज़नेस मुझे और ग्रो करना है, तो मुझे इस इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने हर जगह लिंक्डइन, इंडीड, naukri.com अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड डाल दी कि भाई हमारे कंपनी को चाहिए, एमवी ग्रुप को चाहिए एक बिज़नेस ऑपरेशन एनालिस्ट। बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशंस आई। अब वो जो एप्लीकेशन कलेक्ट करने का जो स्टेज है ना, उसको हम रिक्रूटमेंट बोलते हैं कि भाई रिक्रूटमेंट हुआ। लोग जितने भी हैं, जिन लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, हमने उसको सब एप्लीकेशन रखी। हमारे पास रिक्रूटमेंट के टाइम पे करीबन 1000 एप्लीकेशन आई, बट हमको बिज़नेस ऑपरेशन एनालिस्ट तो एक ही चाहिए। तो ये 1000 एप्लीकेशन में से हमने शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट की। हमने बोला किसका रेज़्यूमे या सीवी मैच कर रहे हैं हमारे बिज़नेस ये वाले प्रोफाइल से। तो उस टाइम पे हमने शॉर्टलिस्ट किया, सेलेक्ट किया, लोगों का इंटरव्यू लिया और लास्ट में एक जन को सिलेक्ट किया और इसको बोलते हैं हम लोग सिलेक्शन। इसको हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं कि भाई टू सिलेक्ट स्पेसिफिक वन एम्प्लॉय कि भाई हमारे काम के लिए ये है। जैसे वो एम्प्लॉय आया उसको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि भाई हर एक बिज़नेस अलग-अलग तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, मेरा मैनेजमेंट, मेरा वर्किंग एकदम अलग होगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूट। सो मैं उसको पहले सिखाऊँगा कि भाई हमारे यहाँ पे इस तरीके से काम किया जाता है। उसको मैंने वो ढंग से सिखा दी। ट्रेनिंग मैंने करीबन उसको प्रोवाइड की फॉर लेट्स से 2 वीक्स। उसमें वो समझ गया कि भाई यहाँ पे काम कैसे होता है। उसने धीरे-धीरे काम करना स्टार्ट किया। उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ। कोई नया सॉफ्टवेयर मार्केट में आया फॉर स्पेसिफिकली फॉर बिज़नेस एनालिसिस, तो मैंने उसको उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जिससे उसकी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई बिज़नेस के अंदर और धीरे-धीरे करके उसने ग्रो करना स्टार्ट किया। उसको मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे ये काम आता है, मैं आसानी से काम कर पा रहा हूँ, अच्छी सैलरी कमा रहा हूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज़ हुआ मेरे कंपनी का। लेबर टर्नओवर रेट का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ दैट लीव योर कंपनी इन अ ईयर, कितने एम्प्लॉइज़ आपकी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। अगर कोई कंपनी के अंदर लेबर टर्नओवर रेट हाई है ना 40-50 के आसपास, इसका मतलब कंपनी अच्छी नहीं है। मतलब लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते, कंपनी अच्छा कुछ काम नहीं कर रही है। अगर लेबर टर्नओवर रेट क्लोज़ टू ज़ीरो है ना, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है।
कि कोई भी इंसान वो जॉब छोड़ के जाना चाहता ही नहीं। जैसे टीसीएस का पहले था कि अगर टीसीएस की जॉब लग गई मतलब गवर्नमेंट जॉब है ये, टैक्स है कि सैलरी भी अच्छा, आपको प्रमोशन भी जल्दी मिलेगा और आपका स्टेटस भी है। तो वो ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड किया, एफिशिएंसी बढ़ी, लेबर टर्नओवर रेट कम। उसके बाद मैंने देखा कि आफ्टर 1 और 2 इयर्स मैंने देखा कि इसके अंदर और भी कुछ स्किल्स हैं, जो मैं अपने बिज़नेस में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। अपने बिज़नेस को और ग्रो करने के लिए, उसका रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि भाई इसके अंदर प्लानिंग की बहुत अच्छी स्किल है। तो मैंने इसको प्रमोट किया टू स्ट्रेटेजिक मैनेजर। एक ऐसी पोस्ट जो चीज़ें एनालाइज़ करता है और प्लान करता है। इसको जैसे ही मैंने प्रमोट किया, तो मेरा बिज़नेस भी ग्रो करना स्टार्ट हो कि भाई अब बिज़नेस ग्रो हो रहा है धीरे-धीरे करके। अब स्पीड पकड़ रहा है बिज़नेस ग्रो करने में, और एम्प्लॉइज़ आते गए और मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती गई। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे आप लोगों को लेके आते हो, उनको ट्रेन करते हो, उनका जो भी गोल है, जो उनका गोल है पैसा कमाना, रेपुटेशन करना, उसको सैटिस्फाई करते हो और अपने बिज़नेस के आउटकम्स, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते हो, रेपुटेशन को इंक्रीज़ करते हो थ्रू ह्यूमन्स। उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ फाइनेंस के बिना धंधा चल ही नहीं सकता। अगर पैसा ही नहीं है, धंधा कैसे चलेगा? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ लाइक लाइफ ब्लड। अगर बिज़नेस में फाइनेंस ही, तो बिज़नेस चल ही नहीं सकता। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत छोटी-सी डेफिनेशन याद रखने की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स एक्विजिशन, कैसे फंड्स लेके आओगे, उसको एलोकेट कैसे करोगे और उसको कैसे यूज़ करोगे, उस सबका जो समेशन होता है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एलोकेशन, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? जैसे मेरा बिज़नेस अभी चल रहा है, ठीक है? तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं पहले चेक करूँगा, जैसे मुझे ये बोर्ड बोलना है, स्मार्ट बोर्ड लेके आना है। स्मार्ट बोर्ड लेके आना है, बड़ा ग्लास लेना है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सोच के रखी है। तो मैं एस्टिमेट करूँगा, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा करीबन आ रहा है लेट्स से 50 लैक्स। एस्टिमेट करने के बाद मैं फाइनेंशियल प्लान करूँगा। मैंने बोल तो दिया कि भाई एस्टिमेट 50 लाख के आसपास है, बट किस जगह पे कितना यूज़ होने वाला है, उसका मैं प्रॉपर प्लान बनाऊँगा फिर। फाइनेंशियल प्लान बनाऊँगा कि भाई किस जगह पे कितना एलोकेट करना है, क्या चीज़ें जाएगी, हर एक चीज़ एलोकेट कर दी, समझ लिया। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करूँगा सोर्सेस, कहाँ-कहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ। घर से पैसा ले सकता हूँ, मैं बाहर मार्केट से किसी से ले सकता हूँ, या फिर तो मैं कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकता हूँ, जो लोन प्रोवाइड करता है, ऐसे लोग इन्वेस्टर, या तो बैंक के पास से लोन लेके आ सकता हूँ। अलग-अलग ऑप्शंस हैं। अब मैं उस सबको स्क्रूटनाइज़ करूँगा। स्क्रूटनाइज़ करने का मतलब चेक करूँगा कि भाई बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए कौन-सा होगा। वो ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा और वहाँ से मैं पैसा एक्वायर करूँगा। एक्वायर करने के बाद मैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा। ये पॉइंट समझना बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि भाई आप पैसा जो भी ये बिज़नेस में लेके आए हो, वो किस प्रोपोर्शन में लेके आए। जैसे मैंने बिज़नेस के अंदर 50 लाख लेके आ रहा हूँ ना, मैंने ऑलरेडी मैं बिज़नेस के अंदर 1.5 ईयर इन्वेस्ट कर दिया है। ये ओनर है, और बाकी जो 50 लाख है, वो लोन के ऊपर आ रहा है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर है कि भाई जितना भी कैपिटल है, वो किस प्रोपोर्शन में आया है। मैं उसका एक पूरा चार्ट बना दूँगा, ताकि मुझे आइडिया रहे कि धंधे के अंदर कितना पैसा बाहर से आ रहा है वो। आई होप इतना क्लियर होगा। एक्वायर करने के बाद मैं उसको एलोकेट करूँगा। जितना पैसा मेरे पास है, मैं जैसे मैंने यहाँ पे प्लान बनाया ना, उस प्लान के अकॉर्डिंग मैं हर जगह एलोकेट करना स्टार्ट करूँगा। कि भाई मैंने बोला बोर्ड के लिए मुझे लेट्स से 2.5 लाख चाहिए, उसके एलोकेट किया। जो मैंने नया जगह ली उसके लिए मुझे 25 लाख चाहिए, वहाँ पे एलोकेट किया। पेंट जॉब, कैमराज़, जितनी भी चीज़ें चाहिए थी, सबके सब मैंने अरेंज कर दी। उसके अकॉर्डिंग मैंने एलोकेट किया और चेक किया कि भाई कोई भी एक्सपेंस वेस्ट नहीं है, मतलब कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है? ये सब प्लान होने के साथ-साथ मैंने एक और भी चीज़ सोची थी कि भाई कितना टैक्स पे मुझे करना पड़ेगा। टैक्स प्लानिंग भी करते हैं साथ-साथ में। और देखो, फाइनेंशियल के जो प्लान होता है ना, ये प्लान 3 टर्म के लिए बनता है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। जो बहुत बड़े-बड़े बिज़नेस होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के प्लान्स भी क्रिएट करते हैं।
वो एक बार में 1500 करोड़, 2000, 5000 करोड़ लेते। ऐसे आप लोगों ने कॉमर्स की फर्म में, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है। जैसे Hyundai का आईपीओ आया था 14,000 करोड़ का। तो इतने बड़े-बड़े, अगर वो आईपीओ का मतलब क्या हुआ? वो इतना कैपिटल रेज़ कर रहे हैं मार्केट से। तो इतना बड़े-बड़े कैपिटल भी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मेरी तरह, कि मुझे अभी बिज़नेस अभी एस्टेब्लिश अभी के टाइम में ही करना है। तो विद इट फॉर 1 ईयर ओनली आई नीड दिस कैपिटल, मैं इतना में रिटर्न भी कर पाऊँ। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान हुआ कि अभी के लिए इतना शॉर्ट टर्म में इतना प्लानिंग होगा तो काम हो जाएगा। तो दिस इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एवरीथिंग अबाउट मनी। कहाँ से हम लोग लेंगे, कहाँ पे एलोकेट करेंगे और किस तरीके से यूज़ करेंगे। आई होप फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तीनों करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? पहले प्रोडक्शन की डेफिनेशन। प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स यूजिंग ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमन एफर्ट्स को यूज़ करते हुए रॉ मटेरियल से आप फिनिश्ड गुड बनाओ। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और उसी प्रोडक्शन का जब मैनेजमेंट करते हैं उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, जैसे आज मेरी वुडन चेयर की रिक्वायरमेंट है, फॉरेस्ट के अंदर से ट्रंक लिया ट्री का, कारपेंटर ने उसको कट किया, चेयर बनाया, मुझे बेचा। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स का प्रोडक्शन बोलते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन का प्लान, क्या प्रोड्यूस करने वाले। अज्यूम करते हैं कि मेरा एक बिजनेस मैं सोच रहा हूँ, बिजनेस मॉडल, जहाँ पे लोग ऑनलाइन, मेरे पास प्लेन टी शर्ट्स अवेलेबल रहेगी, ऑनलाइन वो खुद की एक डिज़ाइन अपलोड करेंगे और मैं वो टी शर्ट्स के ऊपर उसको प्रिंट करा के उनके घर तक पार्सल कर दूंगा। एक ऑनलाइन स्टोर भी होगा, ऑफलाइन भी रखेंगे हम लोग। तो मेरा प्रोडक्शन प्लान सेट हो गया कि भाई मैं इस तरीके से कुछ प्रोडक्शन करूँ। ठीक है। प्रोडक्शन प्लान सेट होने के बाद अब मैं देखूंगा कि मार्केट में कौन सा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी या मेथड, ये चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए कौन से मेथड्स अवेलेबल है। अब मैंने देखा कि भाई ये प्रिंटिंग का काम इंडिया में तो होता है, तो कौन सी मशीन अवेलेबल है, चाइना के अंदर कौन सी मशीन अवेलेबल है, कहाँ पे मेरा कॉस्टिंग कम से कम आएगा। अब मैं वो चीज़ देखेंगे। मैंने वो चीज़ देख ली और मैंने चाइना से एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छी मशीन इंपोर्ट करवा ली। ठीक है। अब इंपोर्ट कराने के बाद मैंने बोला कि इंपोर्ट तो करा दी, अब मैंने ऐसे 5-10 मशीनें इंपोर्ट कराई, बिकॉज़ मैं पहले से ही बिज़नेस कर रहा था। मुझे मालूम है मार्केट में कितनी डिमांड आती है। तो मैंने एक वेयरहाउस रेंट किया और वहाँ पे इन मशीनों को सेट किए। जब ये सेट करते हैं ना, हम ध्यान रखते हैं कि भई प्रॉपर वर्किंग स्पेस है, जो भी हम लोग मशीनें साथ में अटैच कर रहे हैं, तो एक ही बार में पूरा का पूरा काम हो जाए। बार-बार कोई ऐसे हम लोगों को लेबर वर्क ना करना पड़े कि यहाँ से काम खत्म हुआ मशीन का, दूसरे मशीन में फीड करना पड़े, ऐसा ज़रूरत ना पड़े। तो इसको बोलते हैं लेआउट। होने वाला है उसको पूरा लेआउट क्रिएट कर देंगे कि भाई इस जगह पे ये मशीन सेट होना चाहिए। ठीक है। अब लेआउट सेट हो जाने के बाद हम लोग अब डिसाइड करेंगे कि भई हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हो, कि 1 साल के अंदर मैं कितना प्रोड्यूस करूँ। अगर मान लिया कि भाई 1 साल के अंदर-अंदर हमारे पास मोर देन 1 लाख टी-शर्ट्स का ऑर्डर आ रहा है, तो उसके हिसाब से मैं मँगाऊँगा मेरा रॉ मटेरियल। कि भाई अगर 1 लाख शर्ट चाहिए तो मुझे व्हाइट कलर के इतने शर्ट्स चाहिए होंगे, ब्लैक कलर के इतने शर्ट्स चाहिए होंगे। और अगर मैं बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि मुझे ये शर्ट बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल का भी एस्टीमेट निकलता है। ये सब का सब काम हुआ, रॉ मटेरियल कितना चाहिए उसका एस्टीमेट निकला और रॉ मटेरियल अब लेके आएँगे और सब का सब काम पूरा हुआ, फिर प्रोडक्शन होगा। जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे सुपरवाइज़र होगा जो चेक करेगा कि प्रोडक्शन का जो हमने प्लान बनाया था, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रहा है। हर महीने का हमने इतना लिमिट सेट किया था, उतना प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? एनुअली जो हमने सेट किया था वो हो रहा है कि नहीं? प्रोडक्शन होते वक़्त हर महीने या तो हर एक बैच के अंदर से एक स्पेसिफिक सैंपल लिया जाएगा। सैंपल आई होप आप लोगों को मीनिंग मालूम होगा कि भई एक अगर 100 शर्ट एक कार्टन के अंदर आ रहे हैं, तो एक शर्ट हम चेक करेंगे फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेक। हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी टी-शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, जो क्वालिटी हम लोग बाहर प्रमोट कर रहे हैं, वही क्वालिटी की शर्ट हम लोग बाहर मार्केट में प्रोवाइड भी करें। तो क्वालिटी चेक होता है, जिसके अंदर टी-शर्ट्स दिखेंगे, प्रिंट बराबर है, फेड तो नहीं हो जा रहा है, हर एक चीज़ चेक होगी और प्रोडक्शन फिर कंटिन्यू रखते हैं। जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ भी फिर लूप होल अगर आगे आता है ना, उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है। दिस इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को फंक्शनल एरियाज़ ऑफ मैनेजमेंट जितने भी थे सबका सब क्लियर होगा।
अब मार्केटिंग का मिसकंसेप्शन भी क्लियर हुआ कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है. विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड. नेक्स्ट लेक्चर्स जो भी होंगे वो अब इससे कंपेरेटिवली छोटे होंगे, बिकॉज दिस वाज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर. ऐसे और 3-4 चैप्टर ही है जिसके लिए इतने लंबे लंबे लेक्चर्स आएंगे आपके. अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता हो, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. देखो सी, जो आपको हम लोग यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, वो कंटेंट सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का नहीं होता. हम बहुत सारी रेफरेंस बुक्स रीड करते हैं और वहाँ से कंटेंट लेके आते हैं, ताकि आपको हम लोग जो भी चीज़ पढ़ाए वो परफेक्ट हो और कंसेप्ट एकदम क्लियर है. तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगता हो तो आप बिंदास पूछ सकते हैं. थैंक यू.